Rights against the goods, rights to lien, which means the seller has the right on the possession over the goods. लीन ले सकता है वो। लीन मीन्स जब तक उनको पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो गुड्स अपने पास रख सकता है। मीन्स राइट टू लीन विच मीन्स द सेलर हैज द राइट ऑन द पोजीशन ओवर द गुड्स। उनका पोजीशन जो है गुड्स के ऊपर का तो उनके पास रहेगा, ये राइट्स है सेलर के। देन राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट विच मीन्स द सेलर कैन कॉल अप द करियर ट्रांसपोर्ट and tell not to deliver the goods. Right to stoppage in transit. अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट में चले गए, जो सेलर है सेलर के पास से चले गए। अभी लिन कब तक कर सकता है वो? जब तक गुड्स उनके पास है। जब तक अगर गुड्स उनके पास से चले गए, ट्रांसपोर्टेशन में है, मतलब कि वो ट्रांजिट में है, तो वो क्या कर सकता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। It means the seller can call up the carrier ट्रांसपोर्टर को बोल सकता है कि स्टॉप कर देना, डिलीवरी जो है स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि उनका पेमेंट नहीं आ रहा, या चेक डिसऑनर हो गया या बाउंस हो गया। तो ऐसे टाइम में उसका राइट है कि वो स्टॉपेज कर सकता है इन ट्रांजिट। देन राइट टू रीसेल मीन्स द सेलर कैन अगेन सेल द गुड्स as he has the possession of the goods. अगर पोजीशन सेलर के पास है तो वो गुड्स रीसेल भी कर सकता है ना, उसका राइट है। क्योंकि अगर गुड्स दे जाए किस लिए कि पेमेंट मिलना है, कैश मिलना है, तो उसके बदले में गुड्स दे उन्होंने सेल किए, अगर पेमेंट नहीं मिल रहा तो वो राइट है उनके पास कि वो रीसेल कर सकता है किसी और पर्सन को। देन and the rights like the right to lien, the right to stoppage in transit and the right to resale are also applicable for the agreement which is made for sale. अगर ये सब चीजें मेंशन है in agreement, that time he can lien on the goods, he can stoppage in transit, he can resell the goods. Then right against the buyer, बायर के अगेंस्ट में क्या क्या राइट्स हैं उनके? द सेलर हैज द राइट टू सू द बायर फॉर द प्राइस इफ द सेलर हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स एंड द बायर हैजंट पेड द सम। मीन्स पोजीशन उनके पास नहीं, गुड्स ट्रांजिट में चले गए, गुड्स अभी बायर को मिले, फिर भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो गुड्स तो चले गए उनके हाथ से, वो यूज भी करने लगा है शायद। तो ऐसे टाइम में वो लॉ का सपोर्ट लेके वो सू दाखिल कर सकता है, सू कर सकता है उसके ऊपर, बायर के ऊपर। देन द सेलर हैज द राइट टू सू फॉर द डैमेजेस, और दैट इज द if the seller has sent the carrier for the delivery and the buyer isn't available to receive the delivery of and the goods returned back by the carrier up to the seller, then he can sue the buyer for damages like the packing of goods, transportation of charges and so many. अभी उन्होंने तो गुड्स भेज दिए बायर के पास, सेलर ने, पेमेंट डिसऑनर हो गया, वो अनपेड सेलर हो गया, गुड्स रिटर्न मंगवाए, इन ट्रांजिट में थे, अभी पोजीशन इनके पास आ गया, लेकिन वो गुड्स मिलने के बाद में भी उसका नुकसान तो हुआ, उनका टाइम पीरियड चला गया, उनको हेडेक हो गया, और इसके लिए उसका जो नुकसान हुआ है इसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सू कर सकता है उसको, वो डैमेजेस क्लेम करके सू कर सकता है बायर को, इसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो उनको लगे, मतलब जाने के और आने के। अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अवॉइड करने के, अगर वहाँ पर कोई उनको दूसरा कोई बायर मिलता है तो ठीक है, अगर वहाँ कोई बायर नहीं मिलता है दूसरा, तो उनको जो गुड्स है रिटर्न मंगवाने पड़ेगी, पैकेजिंग का एक्सपेंडिचर्स है, वो सब एक्सपेंडिचर जो डैमेजेस है या ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नुकसान होता है,
तो इस टाइप के जो एक्सपेंडिचर्स है उनके बायर के अगेंस्ट इसके लिए सू कर सकता है सेलर। इफ द बायर हैजंट पेड the price of the goods to the seller after the delivery within a stipulated time period as given in the contract, then the seller can sue for the interest on the buyer. क्या पर यहाँ पर देखिए, buyer hasn't paid the price of the goods to the seller after the delivery within a stipulated time period as given in the contract, then the seller can sue for the interest on the buyer. Then राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, अगेन वो नेक्स्ट पीपीटी में सेम आया कि लीन ऑफ द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ देम इन केस ऑफ द insolvency of the buyer, a right of stoppage the goods in transit after he has parted within the possession of them. He right resale as limited by this act. Right of an unpaid seller against the goods. The right of unpaid seller against the goods can be categorized under two headings: property has been passed and property has not been passed. अगर प्रॉपर्टी पास होती है तो, अगर पास नहीं होती है तो देन यहाँ पर लीन है, प्रॉपर्टी इन अगेंस्ट हैज पास टू द बायर, ए लीन कर सकता है गुड्स के ऊपर, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है, देन रीसेल भी हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, क्या हो सकता है वहां पर? विथ होल्डिंग डिलीवरी, लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये तीनों चीज यहाँ पर होती है। एंड देन रीसेल कर सकता है। सूट फॉर प्राइस, यहाँ पर सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट। देन राइट टू लीन व्हेन लीन इज लॉस्ट। देखिए लीन कब होता है कि राइट टू रिटेन गुड्स बाय अनपेड सेलर टिल अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर इज कॉल्ड राइट ऑफ लीन। जब तक अमाउंट रिकवर नहीं होती बायर से, तब तक वो लीन कर सकता है वो गुड्स के ऊपर। इफ अनपेड सेलर वांट्स टू exercise the right of lien, he has to fulfill the following conditions. That is there should be no credit terms in the contract of sale. If there is a credit term, right of lien can be exercised after completion of credit period. Then whether the buyer becomes insolvent, अगर वो insolvent होता है buyer, when lien is lost, the unpaid seller loses his right of lien in the following cases. कौन से केसेस में होती है lien loss? When goods are delivered to the carrier and the seller does not retain the right of disposal. अभी गुड्स का पोजीशन नहीं उनके पास, तो लीन तो हो नहीं सकती। जब तक पोजीशन है, डिलीवर नहीं हुई गुड्स, तब तक वो लीन कर सकता है। When agent of the buyer has obtained possession of the goods, अगर बीच में एजेंट ने उसका पोजीशन लिया है, गुड्स ट्रांजिट में है, बायर के पास भी पहुंचे नहीं और सेलर के पास से छूट गए, तो बीच में ही एजेंट ने उसका पोजीशन ले लिया है अकॉर्डिंग टू द बायर। व्हेन अनपेड सेलर वेव्स हिज राइट ऑफ लीन, अगर अनपेड सेलर ने वेव्स कर दिए राइट्स, तभी वो क्या होता है कि लीन लॉस होता है, लॉस्ट होता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एट दैट टाइम unpaid seller has right to stop the goods in the transit itself. To exercise this right, the following conditions are to be fulfilled. कौन कौन सी कंडीशंस है यहाँ पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए? बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट, द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, अगर इंसॉल्वेंट हो गए बायर
प्रॉपर्टी पास हो गई, डिलीवरी के लिए जा चुकी है, then goods are in the course of transit. The transit comes to an end in the following cases. Transits come to an end in the following cases: when the buyer or his agent takes delivery of the goods after the goods have reached the destination. बायर ने या उनका जो एजेंट है, एजेंट ने अगर गुड्स कलेक्ट किए हैं, उनको डिलीवरी हो गई गुड्स की, या वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तब एंड होगा गुड्स इन ट्रांजिट्स का। When the buyer or his agent obtains delivery of the goods before the arrival of the goods to the destination, buyer or his agent obtain delivery of the goods before the arrival of the goods to the, कभी कभी क्या होता है कि थर्ड पर्सन भी उन डिलीवरी कलेक्ट करता है, तो ऐसे टाइम में भी ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। When the goods have arrived at the destination and carrier acknowledges that he holds goods on behalf of the buyer, एक्नोलॉज कर दिया किसी थर्ड पर्सन ने बीच में ही बिहाफ ऑफ द बायर, तभी वो क्या होता है, गुड्स ट्रांजिट कंप्लीट होता है, एंड्स होता है। देन व्हेन द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, देन व्हेन पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड टू द बायर विथ एन इंटेंशन टू डिलीवर द होल गुड्स, अगर कुछ पार्ट डिलीवरी उन्होंने कलेक्ट किए फुल गुड्स के अगेंस्ट में, तभी वो होता है कि एंड होता है ट्रांजिट। देन राइट टू रीसेल, द अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस बाय बायर। कभी कभी वो पेमेंट के जो पेमेंट उनको मिलने वाला है, अगर नहीं मिलता है, अनपेड सेलर हो गया तो रीसेल कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बीच में कुछ को ज़रूरत पड़ी और पेमेंट का उनका आगे पीछे चल रहा बायर का, तो ऐसे टाइम में भी वो सेलर क्या कर सकता है, रीसेल करता है, देन बाकी का डिस्प्यूट बाद में सॉल्व हो सकता है उनका। When the goods are the perishable nature, the seller may sell the goods without any notice to the buyer. अगर गुड्स इन ट्रांजिट में है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, अगर वो उनको उन्होंने कलेक्ट नहीं किए जल्दी और वापस भी मंगवा रहे हैं सेलर, तो ऐसे टाइम में वो टाइम पीरियड के अंदर वो गुड्स क्या हो सकते हैं, पेरिशेबल नेचर के गुड्स के खराब हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है दोनों को भी, बायर को भी या सेलर को। तो ऐसे टाइम सेलर क्या कर सकता है, वो गुड्स रीसेल कर सकता है, जहाँ पर है वहाँ पर वो दूसरा बायर देख के उनको रीसेल कर सकता है, क्योंकि वो किसी के काम के नहीं रह सकते गुड्स, तो डिसीजन उनको लेना पड़ता है कि जल्दी से जल्दी उसको बेचा जाए या दोनों का नुकसान नहीं हो, इसलिए। देन when the unpaid seller has exercised his right of lien or stoppage in transit, he has to give a notice to the buyer about his intention to sell the goods. Thereupon the buyer may pay the price. अगर उन्हें रीसेल करना चाहता है तो उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा बायर को, प्रायर नोटिस देने के बाद ही वो रीसेल कर सकता है। If the buyer does not pay, seller can resell the goods and can recover the damages from original buyer. Yeah, buyer does not pay, seller can resell the goods and can recover the damages from the original buyer. अभी उन्होंने पेमेंट नहीं किया और गुड्स रीसेल किए, तो ऐसे टाइम में भी वो जो डैमेजेस है वो रिकवर कर सकता है। However, when the seller sells the goods without any notice to the original buyer, he cannot claim damages. अगर without intimation, without any notice to the buyer,
अगर वो सेल करता है, रीसेल करता है, तो डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनको प्रायर नोटिस दिया नहीं उन्होंने, उनको पता ही नहीं कि रीसेल कर रहे हैं। वो बोल सकते हैं कि अगर तुम रीसेल कर रहे हैं तो उसी टाइम में पेमेंट कर सकता था, मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया, नोटिस क्यों नहीं करवाया, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। देन द न्यू बायर acquires a better title. द न्यू बायर acquires a better title, मतलब कि जो एग्रीमेंट है, बेटर टाइटल मीन्स एग्रीमेंट, कंडीशन, टर्म्स जो भी है, वो पहले से बेटर करके वो ले सकता है, और उसको वो बाउंडफुल रहेंगे। देन राइट टू अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, अनपेड सेलर के जो राइट्स है अगेंस्ट बायर, जो पहले आपने देखा है वही अगेन पीपीटी दूसरा यहाँ पर है कि सूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए सूट दाखिल कर सकता है। व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन पास टू द बायर is to pay the price according to terms of contract, the seller is entitled to sue him for the price. तो अगर रिफ्यूज करता है तो ऐसे टाइम में वो सूद दाखिल कर सकता है। देन सूट फॉर डैमेजेस और नॉन एक्सेप्टेंस, वेयर द बायर wrongfully neglects or refuses to accept the goods, the seller can sue him for damages. The seller can claim for what? Any losses due to non-acceptance, any reasonable charges for care and custody of goods. वो जो गुड्स रहते हैं उनके उनके भी कस्टडी में रहते हैं, जो गोडाउन है, स्टोर है, वहाँ पर उनको किराया देना पड़ता है, कुछ डैमेजेस पेड करना पड़ता है, कुछ डैमेजेस होते हैं, नुकसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस ऐसे रहते हैं और उनको टाइम पीरियड है इसका। तो ये सब चीज़ें मिला के वो डैमेजेस क्लेम करके वो सूद दाखिल कर सकता है। देन सूट फॉर इंटरेस्ट, when there is an agreement between seller and buyer about payment of interest of the price of goods from the date on which the payment becomes due, the seller may charge interest from the buyer. अगर वो पेमेंट टाइम पे मिलता तो एट द रेट ऑफ द बैंक इंटरेस्ट, उनको कितना इंटरेस्ट मिल सकता था आगे तक, तो वो इंटरेस्ट के लिए भी वो सूट दाखिल कर सकता है अगर वो पेमेंट टाइम पे मिलता है, मतलब कि 2 महीने 3 महीने। जैसे कि आपने एक कंसेप्ट अकाउंट में है ड्यू डेट का, ड्यू डेट का कंसेप्ट पता है आपको? ड्यू डेट, हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। हाँ, ड्यू डेट कंसेप्ट पता है आपको? ड्यू डेट, ड्यू डेट का कंसेप्ट, हाँ, ड्यू डेट का कंसेप्ट ऐसा है जैसे अभी आप कॉस्ट अकाउंट लर्न कर रहे हैं, अभी कॉस्ट अकाउंट में है ना। कॉस्ट अकाउंट में अभी स्टोर लेजर अकाउंट है, आप पढ़ रहे हो उनको कि 2-3 कॉलम आपके वहाँ पर है, पर्टिकुलर से क्या रिसीव्ड गुड्स, इशूड एंड बैलेंस, बराबर है। तो उसमें फीफो लिफो मेथड आप देखे आपने वहाँ पर, फीफो मेथड, लिफो मेथड, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो सिस्टम है दैट्स लाइक ड्यू डेट सिस्टम रहता है कि बहुत सारे पेमेंट आते हैं, रहते हैं कंपनी के। एक पार्टी है, जो एक्सवाइजेड पार्टी है, एक्सवाइजेड पार्टी को गुड्स सप्लाई किए, तो गुड्स सप्लाई करने के बाद में उनका ड्यू डेट रहता है, मतलब महीने में कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पर। तो वो ट्रांजेक्शन के लिए अभी कौन सा पेमेंट कब आना है वो जबलिंग हो सकता है ना, मतलब कि अभी एक महीने में 100 ट्रांजेक्शन हो गए, एक्सवाइजेड कंपनी को गुड्स सप्लाई किए और 100 ट्रांजेक्शन हो गए, तो वो 100 ट्रांजेक्शन में पेमेंट का टाइम पीरियड उनका 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन ऐसा रहेगा, बराबर। तो वो टाइम पीरियड में वो पेमेंट वो टाइम को आने चाहिए, नहीं तो मतलब क्या है कि समझो 1 लाख रुपीज का एक महीने का उनका बिल हो गया और उन्होंने 50,000 दिए, तो 50,000 कौन सा पेमेंट किया उन्होंने, कौन से गुड्स का किया, कौन से बिल क्या वेस्ट किया। तो इसके लिए वो गुड्स को जो बेचे हैं, सेल्स बिल रहता है, वो इनवाइस रहता है, उसका टाइम पीरियड वहाँ पर मेंशन रहता है कि समझो कि 50,000 का पेमेंट उनके पास बैलेंस है एक्सवाइजेड पार्टी के पास,
तो उनका टाइम पीरियड कितना दिया उनको? 10 दिन या 20 दिन। तो अगर 20 दिन में पेमेंट नहीं मिलता है वो बिल का, तो उनको वो 20 दिन के बाद जो भी परसेंट रहेगा, 1%, 2% से इंटरेस्ट रेट लगेगा, जितना भी लेट होगा है। तो ऐसे अलग अलग बिल के लिए अलग अलग टाइम पीरियड दिया जाता है, और वो ड्यू डेट में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे, अलग अलग, मतलब अमाउंट भी अलग रहती हो, तो वहां पर वो ऐसा कैलकुलेशन रहता है। तो उसके बाद में अगर उनको चाहिए कि एवरेज ड्यू डेट निकलना है सब पेमेंट की, तो एवरेज ड्यू डेट निकाल के भी उनका पेमेंट कंसिडर करके उनको इंटरेस्ट लगा दे। इंटरेस्ट इसलिए लगाना है कि उनको सीरियसली लेना हो पेमेंट के बारे में। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो हमारा इतना नुकसान हो सकता है, हमारा बैंक का तो इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं, जो लोन लिया है या जो भी किसी के पास पैसा लिया है फंड्स अवेलेबल करके, तो उनको तो पेमेंट करना है, तो वो तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर आप वो टाइम पे पेमेंट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बच सकता है, नहीं तो अदरवाइज आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए ड्यू डेट वो कंसेप्ट है, और वहां पर वो वैसा एवरेज ड्यू डेट भी निकाला जाता है। कई बार भी अभी देखिए आउटसोर्सिंग भी किया जाता है इनके लिए, पेमेंट के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी के थ्रू। और आउटसोर्सिंग के थ्रू बिलिंग का काम दिया जाता है, क्योंकि वो झंझट का काम है, तो उनको कांटेक्ट करना, परसुएशन करना, पैसा कलेक्ट करना, फिर जमा करना, बहुत झंझट का काम रहता है। बाकी काम जो इंडस्ट्री के रहते हैं वो बाजू में रह जाते हैं। जैसे कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपने देखा है, या ऑफिस मैनेजमेंट में, कि यहाँ पर ये सब चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है कि टाइम इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए। वो टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट रहते हैं, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी रहता है। तो इसके लिए ये जो बाकी की जो वर्क्स है, अकाउंटिंग वर्क्स है, ऑफिशियल वर्क्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है, एचआर वर्क्स है, जो जो डिपार्टमेंट है, उनका वो सोचते हैं कि आउटसोर्सिंग किया जाए, क्योंकि मेन फोकस कहाँ रहता है उनका? प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट सेल, मार्केटिंग, ये जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग हो या कौन से मार्केटिंग हो, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। अगर प्रोडक्ट है, सेल है उसका, तो ही बाकी की चीज़ें रहती है। अगर सेल नहीं प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्शन बराबर नहीं हो रहा, कॉस्टिंग बराबर नहीं हो रही, तो वो चीज़ों को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसलिए वो आउटसोर्सिंग करके वो पेमेंट रिकवर करना वगैरह वो काम कर रहे थे। तो ऐसे ही अगर वो अपने गुड्स पे वहाँ पर सप्लाई किए, पेमेंट नहीं मिला, अगर इंटरेस्ट के लिए वो सूट उनके ऊपर डाल सकते हैं। देन बायर्स राइट, most important duty of the seller is to deliver the goods to the buyer according to the terms of the contract of sale. Delivery simply means transfer of possession from the one person to another. A part delivery, a delivery of part of goods in progress of the delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as a delivery of whole. अगर पार्ट डिलीवरी भी लेते हैं आप, तो ही माना जाता है कि होल डिलीवरी उसको मिल चुकी है। Then time of delivery, in the absence of any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. Where under the contract of sale, the seller is bound to send goods to the buyer, but if no time for sending them is fixed, the seller is bound to send them within reasonable time. Place of delivery, goods must be delivered where it is mentioned in the contract by the buyer to the seller or manufacturer of the goods. अभी टाइम पीरियड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, प्लेस ऑफ डिलीवरी इम्पोर्टेंट है, वहाँ उनको जो बायर है उनको कहाँ कन्वीनियंट है वहाँ पर वो डिलीवरी कर सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में वैसा मेंशन है तो। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन होना चाहिए कि कहाँ पर डिलीवरी करनी है, क्योंकि अगर उन्होंने बोला एक जगह पे डिलीवरी करना है, उन्होंने दूसरी जगह पे किए, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, और उनको अनकन्वीनियंट होता है, उनका टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगता है उनको। तो ऐसे टाइम में वो कंडीशन होना वहाँ पर जरूरी है। आज के लिए इतना इनफ है। कल सेमिनार होगा, 3-4 नाम आए, और कोई इंटरेस्टेड तो बोलिए।
येऊ शकता का तुम्ही सेमिनार उद्यासाठी?